Then I joined Google. Google में I was there for like 2.5 years. I was the part of the Google Pay India payment applications team. तो क्या आप जीसॉक को एक फास्ट पेस में समझा सकते हो, काइंड ऑफ एक रोड मैप दे सकते हो जो लोग जीसॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? You have to clear every review cycle, और जब तुम सारे रिव्यू साइकिल क्लियर कर दोगे तभी तुम्हें फाइनल कंप्लीशन मिलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड गूगल समर ऑफ कोड, और हर रिव्यू साइकिल के बाद तुम्हारी थोड़ी स्टाइपेंड रिलीज कर दी जाएगी. इज इट पॉसिबल टू डिस्क्लोज योर स्टाइपेंड देयर? सो जब मैं इंटर्न पोजीशन पे था तो मेरी स्टाइपेंड पर मंथ 75K होती थी. फुल टाइम ज्वाइन करते टाइम लाइक मतलब ये ऑफर और पैकेज पहले ही डिसाइडेड था जब इंटर्न का ऑफर आया था. सो इट वाज 18 LPA बेस पे, एंड उसके ऊपर बोनस एंड ई सॉप्स थे. लिंक्डइन में आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली और क्या-क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए थे? पर्क्स तो काफ़ी क्रेजी क्रेजी होते थे. जैसे हर साल जैसे जो तुम्हारी सैलरी थी वो महीने के 22 को आ जाती थी. क्या तो गूगल के बाद फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का सोचा, तो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू राउंड्स क्या-क्या थे आपके? आई वुड से टेक जायंट में काम करने का एक्सपीरियंस ये है कि 5 सालों में 5 बढ़िया कंपनीज में आपको काम करने का मौका मिला है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन, इंटरव्यू बिट एंड इसरो. तो सॉर्ट दीज ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यूज. आई वुड से टॉप पे Hi everyone, I'm Shumbul Arifa and I'm working at Microsoft as a software engineer. आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट से ही किसी को इनवाइट किया जिनका नाम है संकेत सिंह. तो संकेत काफ़ी एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम भी किया है. आप में से कुछ लोग संकेत को ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि वो बहुत सारा कंटेंट भी बनाते हैं और ट्रैवल भी बहुत सारा करते हैं और पढ़ाते भी हैं. मैं पर्सनली संकेत को कॉलेज टाइम से जानती हूँ क्योंकि मैं उनकी क्लासेस अटेंड किया करती थी. सो इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर संकेत. First of all, how are you? Yeah, I'm really good, Shumbul, and thanks for having me. Thanks for the interaction. I'm really excited for the whole discussion that we are going to have. वैसे तो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बट जो क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ वो सिर्फ मेरे नहीं है क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था कि आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विद समवन हु हैज वर्कड ऑन दीज मेनी कंपनीज. तो अगर आप मेरी जगह होंगे तो क्या क्या पूछेंगे? सो दिस इज अ कलेक्टिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू. So first of all, let's start with the basic ones. So can you tell me about your background? Okay, so like from background perspective, I guess school wala part to irrelevant hai. I'll start from the college. So I graduated in 2020 from Maharaja Agrawal Institute of Technology. It's a college in Delhi. तो घर से डेली अप डाउन करता था मैं. आई वॉज अ डे स्कॉलर. सो इन कॉलेज आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस. मेरी एक दूसरी ब्रांच थी पहले, बट फिर वो ब्रांच अपग्रेड वगैरह सब करवाया ठीक ठाक नंबर लाके. एंड इन कॉलेज ओनली आई गॉट इनफ एक्सपोजर अराउंड कोडिंग. मैंने 12th में मेरे पास पाइथन थी. आई वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ पाइथन CBSE, बट उतना ज़्यादा उस पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया था कि क्या कुछ हो सकता है, क्या करियर पर्सपेक्टिव है. So in college, I started learning things. I learned a couple of things around DS, web dev, back-end engineering specifically. से मैंने start वर्ट करा था. And then I did a couple of internships. And post college, like when my college ended in 2020, so I joined LinkedIn as a full-time engineer. So at LinkedIn, I was working as an enterprise software engineer. Like my team was enterprise provisioning, जहाँ पे मैं full stack software engineer की तरह काम कर रहा था. So at any point of time, जब LinkedIn में कोई license purchase करता है, उस लाइसेंस परचेज होने के बाद की जो भी लाइफ साइकिल है, मतलब पोस्ट पेमेंट लाइफ साइकिल वी यूज्ड टू हैंडल. देन आई जॉइंड गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू L3. गूगल में आई वाज देयर फॉर लाइक 2.5 years. आई वाज द पार्ट ऑफ द गूगल पे इंडिया पेमेंट एप्लीकेशंस टीम. तो वी यूज्ड टू वर्क ऑन ऑल द UPI इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंट एंड बैक एंड बोथ, of the GPay Google India app, right? And now currently I'm in Microsoft. I contribute with the Bing Ads infra team. तो आपका कॉलेज कौन से टायर में आता है? सो एक्चुअली सिनेरियो ये था कि हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी. मतलब जो भी स्टूडेंट्स क्रैक करते थे, 95% जो तुम डिसेंट पैकेजेस देखोगे लाइक बियॉन्ड 20 LPA टाइप्स, वो सब ऑफ कैंपस होते थे. सो कुछ लोग तुम्हें कोरा पे इसको Tier 2 बोलते हुए देखेंगे, कुछ लोग कोरा पे तुम्हें इसको Tier 3 बोलते हुए देखेंगे. सो यू कैन कंसिडर Tier 2, 3 एनीथिंग. इंटरेस्टिंग इज जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेन से एडमिशन नहीं होता था. तो अगर मेन से एडमिशन नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी Tier 2, Tier 3 वाली कैटेगरी में आ रहा है कॉलेज. बट अगेन एज आई मेंशन कि जो भी स्टूडेंट्स थे ऑफ कैंपस वो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज क्रैक कर लेते थे. एटलीस्ट मेरा बैच तो कर लेता था. ऑन कैंपस वी डिडंट यूज टू रिलाई अलॉट. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि मैंने अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट से अपना नाम वापस ले लिया था, बिकॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आई हैड एन ऑफर फ्रॉम इंटरव्यू बिट.
तो उस टाइम में मुझे लगा कि मतलब और ऑन कैंपस तो इससे कुछ बेटर अभी नहीं आ रहा होगा, सो बेटर टू अप्लाई ऑफ कैंपस एंड लाइक लीव द स्पेस फॉर समबडी एल्स टू एक्चुअली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो मैंने खुद भी अपने ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज से नाम वापस ले रखा था। मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने ऐसा करा था, और जिन्होंने नहीं भी करा था उनकी मतलब फर्स्ट वीक में कोई ना कोई एक जॉब तो लग गई थी प्लेस कैंपस से, एंड एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन ऑफ कैंपस जॉब। तो ऑफ कैंपस माय कॉलेज वाज एबल टू लाइक मेक अ लॉट ऑफ आई वुड से अपॉर्चुनिटीज हियर एंड देयर आई वुड से। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इंटर्नशिप आपने कॉलेज में कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करी सो थी? आई इंटर्नड विद अ कपल ऑफ स्मॉल स्टार्टअप्स, मतलब बहुत ही छोटे स्टार्टअप, मतलब इतने छोटे स्टार्टअप कि जनकपुरी के फ्लैट में बैठ के चार लोग एक डाइनिंग टेबल के पास चार चेयर्स लगा के कोड लिख रहे होते थे, दो बैकएंड दो एंड्रॉयड ऐसे टाइप। तो मतलब मैंने काफ़ी छोटे स्टार्टअप्स के साथ इंटर्न करी थी। तो देर वॉज अ स्टार्टअप नेम्ड एज फेबल HQ। दे यूज टू बी इन लाइक कंटेंट मार्केटिंग टेक एजेंसी टाइप्स। वहाँ पे मेरा फ्रंट एंड एंगुलर 5 के साथ इंटर्न था। Then I interned at Kakcho Fashions. It was a fashion driven company something. कुछ तो वो लोग ऐसा बनाते थे कि तुम्हें तुम्हारे इवेंट्स के हिसाब से कपड़े रेकमेंड करेंगे, बट रेकमेंडेशन के लिए हम लोग प्योर एल्गोरिदम यूज़ करते थे, कोई ML वगैरह नहीं लगाते थे। आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बैक एंड पार्ट देयर विद रेल्स। तो वहाँ मैंने इंटर्न करी थी। आई इंटर्न विद कोडिंग ब्लॉग्स ऑल्सो। पोस्ट दैट, क्योंकि मेरे कॉलेज में अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था, सो आई वेंट टू इसरो ऑल्सो फॉर एन इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप मेरी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के थ्रू लग गई थी। हम हैकाथॉन हार गए थे, बट इंटर्नशिप मिल गई थी हमें। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड फॉर इंटरव्यू बिट, जैसे कि मैंने कहा मेरा पहला ऑफर था, तो वो ऑफर भी इंटर्न प्लस PPO टाइप ऑफर था कि तुम्हें 6 odd 8 या 8 odd months इंटर्न करनी होगी एंड देन यू कैन ज्वाइन फुल टाइम। सो दीज वर द कपल ऑफ इंटर्नशिप, बट जो भी इंटर्नशिप्स थी मैंने सारी टेक इंटर्नशिप भी करी थी। एंड आई parallelly used to teach also at a couple of places. So this was something that I did. और इसी बीच में आई वोंट से दैट एज एन इंटर्न, बट देर इज अ एनुअल ओपन सोर्स प्रोग्राम फ्रॉम गूगल कॉल्ड एज गूगल समर ऑफ कोड। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर GSOC ऑल्सो इन 2019। तो GSOC में भी मेरा पार्टिसिपेशन था फॉर अराउंड 3.5 4 odd months। सो दैट वॉज ऑल्सो द टेक कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आई डिड ड्यूरिंग माई कॉलेज। तो मैंने किसी फैंग वगैरह में कोई इंटर्न नहीं करी थी, बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जिस भी स्टार्टअप में मैंने इंटर्न करी, दैट वॉज लाइक हैविंग इमेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑल टुगेदर। सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, और इनमें से बहुत सारी की थिंग्स भी थी जो आपने मेंशन की, जैसे कि SIH इंटरव्यू बिट में पहले इंटर्न करना, देन वहाँ से फुल टाइम ऑफर आना, उसके बाद आपने प्लेसमेंट से अपना नाम भी हटा दिया, एंड देन वन मोर थिंग वाज GSOC। तो GSOC के बारे में या हम बात करते हैं। तो क्या आप GSOC को एक फास्ट पेस में समझा सकते हो, काइंड ऑफ एक रोड मैप दे सकते हो जो लोग GSOC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? या आई वुड से कि मतलब व्हाट GSOC इज, अगर किसी को नहीं पता है, अगर तुम्हारे व्यूअर्स में से, सो GSOC स्टैंड्स फॉर गूगल समर ऑफ कोड। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एनुअल ओपन सोर्स प्रोग्राम, मतलब एक एनुअल प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कैसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, रूबी सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस, VLC, या फिर जैसे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी बर्कमैन क्लीन सेंटर फॉर हार्वर्ड, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो किसी ना किसी तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में कंट्रीब्यूट करती है, एंड दे एक्चुअली पिक अप अ फ्यू स्टूडेंट्स जो उनके सॉफ्टवेयर्स में फॉर अराउंड 3 3.5 months कंट्रीब्यूट करें, एंड इट्स अ पेड गिग। तो दे ऑल्सो पे, लाइक डिसेंट पे होता है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टिंग है कि कोई ऐसा ऑनलाइन टेस्ट या कोई ऐसे इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। यू हैव टू एक्चुअली शो योर स्किल्स एज अ ओपन सोर्स डेवलपर। सो तुम्हारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस होने चाहिए, मतलब तुमने कभी किसी रिपो के ऊपर किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रपोजल। एज फार एज आई नो अभी भी ये प्रपोजल वाला सिनेरियो होता है। आई डिड इन 2019। तो अगर इस साल के रूल्स में अगर कोई चेंजेस हैं, सो पीपल कैन एक्चुअली चेक आउट द लेटेस्ट रूल्स, बट मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्रपोजल। प्रपोजल में ये होता था कि एक इंजीनियरिंग लेवल डॉक तुम लिखोगे कि अगर तुम्हें सेलेक्ट किया जाता है, तो 3.5 months में जिस भी प्रोजेक्ट के अंडर तुम्हें सेलेक्ट किया जा रहा है, उसमें तुम कौन कौन से फीचर्स ऐड करोगे, और थोड़ा सा ग्लिम्स की कैसे ऐड करोगे, मतलब उसका भी थोड़ा अगर तुम आइडिया दे सकते हो तो दैट शुड बी गुड। एक टाइमलाइन तुम दो कि किस तरीके से तुम पूरा प्रिपरेशन करोगे, कि पहले 2 हफ्ते में तुम ये फीचर इंप्लीमेंट कर लोगे, दूसरे 2 हफ्ते में ये दोनों फीचर्स इंप्लीमेंट कर लोगे, एंड सो ऑन। मतलब एक्चुअली जब तुम किसी कंपनी में जॉब करोगे ना, तो भी ऐसी पूरी प्लानिंग होती है, उसको हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग टाइप कहते हैं। और उसके बाद सारे फीचर डिस्कशंस होते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन होती है। ऑलमोस्ट वो सारी की सारी चीज़ उस पूरे प्रपोजल में जाती है। ये प्रपोजल तुम्हें सेंड करना होता है। अगर तुम्हारा प्रपोजल उनको सही लगा, तो दे माइट सेट अप अ कॉल एंड डिस्कस अ कपल ऑफ थिंग्स, मे बी टेक और नॉन टेक परस्पेक्टिव से, एंड वंस डन देन यू आर थ्रू, एंड देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बट प्रोग्राम में भी यू हैव टू इंश्योर वन थिंग,
कि हर पूरे 3 महीने में 3 रिव्यू साइकिल्स होती थी। यू हैव टू क्लियर एवरी रिव्यू साइकिल, और जब तुम सारे रिव्यू साइकिल क्लियर कर दोगे तभी तुम्हें फाइनल कंप्लीशन मिलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड गूगल समर ऑफ कोड। और हर रिव्यू साइकिल के बाद तुम्हारी थोड़ी स्टाइपेंड रिलीज कर दी जाएगी, राइट? सो दिस वाज द होल प्रोसेस। तो अप्लाई करने के लिए द मेन थिंग्स आर योर ओपन सोर्स प्रेजेंस एंड योर प्रपोजल पिच, इज दैट राइट? या, ओके, मेक ठीक सेंस। है। तो जीसॉक का जब आपने जीसॉक किया था तो उसका टाइमलाइन क्या रहा था, मतलब कितने मंथ्स का टाइम होता था टोटल, और स्टाइपेंड क्या मिलती थी जीसॉक में? जितना मुझे याद है, मतलब अभी हम लोग वैसे चेक कर सकते हैं। आई गेस 3 मंथ्स की 3 लाख के आसपास थी स्टाइपेंड, जितना मुझे याद है। 3.5 मंथ में 3 लैक्स के आसपास स्टाइपेंड थी, जितना मुझे एंड टू एंड याद है। और 3.5 मंथ्स का पीरियड होता था। ऐसा होता था कि शुरू के 10 डेज कुछ कम्युनिटी बाउंडिंग पीरियड होता है, कि यू एक्चुअली इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। एंड पोस्ट दैट उसके बाद तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होते हैं। हर एक महीने में रिव्यू साइकिल होता है। तुम्हारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से तुम्हें एक मेंटोर एलोकेट होता है। वो मेंटोर तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है, तुम्हारे कोड रिव्यूज़ करता है, कोई चीज़ समझनी है तो वो करता है। लर्निंग सेशंस भी कंडक्ट करते थे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट लर्निंग सेशंस वगैरह कंडक्ट होते थे एवरी वीक। तो ये सारी चीज़ होती थी। एंड डजेंट मैटर कि मतलब अगर तुमने काम एक दिन में कर दिया है तो भी चलेगा। अगर तुम्हें काम टाइमलाइन तुमने जो टाइमलाइन दी है उससे ज़्यादा लग रहा है तो भी चलेगा। जस्ट नीड टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग विद द प्रोजेक्ट, बिकॉज दे ऑल्सो रिलाई कि मतलब 3 महीने बाद वी विल बी एबल टू रीच समवेयर। So this was the timeline, and to be very honest, it's not a very tight timeline to abide. It's very chill. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस भी नहीं होता, and you learn a lot in the whole process. ओके, दैट दैट साउंड्स ग्रेट। तो अब आपकी नेक्स्ट की एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं, जो कि है इंटरव्यू बिट का। तो आपने वहाँ पे इंटर्नशिप भी करी एंड देन आपको फुल टाइम ऑफर भी आया, एंड आई थिंक उस टाइम भी काफ़ी नया होगा, इट वाज काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, राइट? सो आपका टेक स्टैक क्या रहता था एंड डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती थी वर्किंग एट इंटरव्यू बिट? So I was part of the initial 5 instructor team and the dev team also. तो जब मैं था तो dev team में 20 लोग थे और instructor team में 5 लोग थे। मेरा काम दोनों में contribute करना होता था। I used to teach also and I used to dev also. Dev perspective से जो tech stack था, front end में pure React थी and back end में it was Ruby on Rails. Interesting fact was कि मतलब at least 2019 में I was a Rails fan. मतलब मैं Rails में कुछ भी बना सकता था, इतना मेरे को पसंद था Rails. And I got an internship for Rails, तो मेरे लिए मतलब बिल्कुल ही यस यस ऑप्शन था। तो 1 PM ऑफिस पहुंचते थे हम लोग, एंड 3 to 4 आवर्स वी यूज टू स्पेंड ऑन डेव। उसमें हमारा डेली स्क्रम टाइप होता था, और अगर कोई ब्लॉकर इश्यूज हैं वो डिस्कस होते थे। देन 6 PM से लेकर 10 PM तक का टाइम ब्लॉक्ड होता था। 6 PM से 8 PM तक वी यूज टू प्रिपेयर फॉर आवर क्लास, और 8 to 9 डिनर करके ऑफिस में डिनर करते थे। एंड देन 9 to 11 वी यूज टू टेक DSA या डेव की क्लास। सो आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज टीचिंग जस्ट DSA। तो डीएसए के जो भी मॉड्यूल्स होते थे आई यूज टू हैंडल। और फिर 11 बजे के बाद अगर इफ़ यू हैव एनर्जी लेफ्ट तो तुम घर जाके दोबारा अपने डेव पे काम कर सकते हो। एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि आप डेवलपमेंट भी करते थे और पढ़ाते भी थे। सो कैन यू, या, इज इट पॉसिबल टू डिस्क्लोज योर स्टाइपेंड देयर? सो जब मैं इंटर्न पोजीशन पे था तो मेरी स्टाइपेंड पर मंथ 75K होती थी। ये डेव इंटर्न से थोड़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि मेरे पास डेव और टीचिंग दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मतलब मैंने 6 मंथ्स के लिए और इंटर्न करी थी। एंड पोस्ट दैट मेरी इंटर्न कंटिन्यू हो सकती थी, बट देन समबडी एट अ बैट और हमें कोविड देखना पड़ गया था। तो सब लोग घर पे ही थे, और इंटरेस्टिंगली ऑफिस पुणे से बैंगलोर शिफ्ट हो चुका था, और मैं बैंगलोर में ही रह गया था लॉकडाउन लगते टाइम। सो दे ऑफर्ड मी कि मतलब क्योंकि तुम बैंगलोर में ही हो और कॉलेज तुम वैसे ही नहीं जा सकते, एंड तुम ऑफिस का ही काम करते हो पूरे डे, तो यू कैन जॉइन अस एज अ फुल टाइम ओनली। तुम सारे फुल टाइम के बेनिफिट्स लो एंड पूरा फोकस हमारे ऊपर ही डालो। एंड सो आई जॉइन देम फुल टाइम ज्वाइन करते टाइम, लाइक मतलब ये ऑफर और पैकेज पहले ही डिसाइडेड था जब इंटर्न का ऑफर आया था। सो इट वाज 18 LPA बेस पे, एंड उसके ऊपर बोनस एंड ई सॉप्स थे। तो मतलब अगेन बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप नॉट अ लिस्टेड कंपनी, तो दे ऑफर्ड ई सॉप्स, बट जो बेस पे था वो 18 LPA के आसपास था। एंड देन आई वर्क, मतलब जो भी मेरा लास्ट सेमेस्टर था वो मैंने वहाँ एज अ फुल टाइम इंजीनियर ही स्पेंड किया। पोस्ट दैट फिर मतलब मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन और स्प्रिंकलर वगैरह से ऑफर थे, सो आई ऑलरेडी हैड दैट थिंग इन माइंड कि मतलब कॉलेज जैसे ही खत्म होगा आई विल बी जॉइनिंग इधर लिंक्डइन और स्प्रिंकलर। सो देन आई जॉइन लिंक्डइन ऑल टुगेदर। हम लिंक्डइन पे भी आएंगे, बट आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि आपने कॉलेज में इसरो के साथ भी काम किया। आई थिंक वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर में आता है, बाकी सब जिसमें आपने काम किया वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। एंड आपने बताया कि इसरो में आपको तब अपॉर्चुनिटी मिली जो जब आपका SIH क्लियर नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। पहला तो कि आपको इसरो में अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? दूसरा आपका इसरो में एक्सपीरियंस कैसा था? सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है एक एनुअल हैकाथॉन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। बहुत रेलिवेंट हो चुका है अब तो, मतलब मेरे टाइम पे सेकंड एडिशन ही था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। तो मतलब सिनेरियो ये होता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो अपने कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेकर आती हैं, और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बेसिस से तुम्हें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है। तो 6 लोगों की टीम होती थी। एंड तो सिनेरियो क्या था कि हमारा इसरो की ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने पिक करी थी। तो उसमें हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस थी, और सैटेलाइट इमेजेस पे हमें सेगमेंटेशन करनी थी एक स्पेसिफिक टाइप की वेजिटेशन की। ये हमारी प्रॉब्लम थी, और उसका पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाना था कि सैटेलाइट इमेज अपलोड हो, बैकएंड के सर्वर पे आए, हम लोग बैकएंड के सर्वर पे इमेज को प्री प्रोसेस करें, अपना एल्गोरिदम लगा के उसमें सेगमेंटेशन करें, फिर सेगमेंटेशन के आउटपुट को वापस भेजें। पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट हमें बनाना था, क्योंकि ये पूरा कंपटीशन मतलब इसरो वाला जो पार्ट था वो अहमदाबाद में हो रहा था, और इसरो के मतलब ऑफिस हैं अहमदाबाद में। सो इसरो अहमदाबाद के जो डायरेक्टर थे वो आए हुए थे, एंड दे रियली लाइक द ओवरऑल एल्गोरिदम एंड द अप्रोच दैट वी टुक। तो हमारी टीम में से 4 लोगों को उन्होंने सेम टाइम पे वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर करी। उसके लिए उन्होंने मतलब जब वो हैकाथॉन का रिव्यू करने आ रहे थे उसी टाइम जो उन्हें क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ लिए थे। हमें नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, बट एक एक हम 6 के 6 लोगों से एक एक करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए थे। एंड दे देमसेल्फ सेड कि तुम चारों को वी आर हैप्पी टू एक्सटेंड एन ऑफर फॉर एन इंटर्न। बस शर्त ये है कि हैकाथॉन ख़त्म करो, कल के कल वापस दिल्ली पहुँचो, और एक दिन ब्रेक लेके उसके अगली ट्रेन लेके वापस आना होगा तुम्हें। तो दैट वाज द थिंग। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर था। सो वी लॉस्ट द हैकाथॉन बट वी गॉट एन इंटर्नशिप, ऐसा रहा। एंड आप हार के भी बहुत कुछ जीत गए। हाँ, मतलब वो हमारे लिए फन था, क्योंकि मतलब बाकी सारी और भी टीम्स थी जो हमारे कॉलेज से जीत गई थी अपनी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। बट मतलब सबकी वो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई थी उसके बाद कि कॉलेज आओ रोज। हम लोग को उसके बाद भी वापस जाने को मिल गया, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। सो इट वाज फन, इट वाज फन। एक अलग ही कोडिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे था, बिना इंटरनेट के, बिना स्टैक ओवरफ्लो के। लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट थी। प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटीज़ भी अलग थी। मैं वहाँ पे भी बैकएंड हैंडल कर रहा था इन पाइथन, सेलरी एंड एवरीथिंग। सो इट वाज फन, इट वाज फन। That's great to know and thanks a lot for answering that. Let's move ahead to your experience at LinkedIn. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि LinkedIn में आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली और क्या-क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए थे? सो लिंक्डइन में देयर वाज अ गाय फ्रॉम डीटीयू जिन्होंने मुझे रेफर कर दिया था। आई स्टिल स्पेसिफिकली रिमेंबर, क्योंकि मेरे लिए इतनी बड़ी कंपनी का रेफरल पहली बार किसी ने लगाया था। तो ही रेफर्ड मी फॉर रोल एट लिंक्डइन। इंटरेस्टिंगली वो रोल 2 ईयर या उससे सीनियर एक्सपीरियंस का था, बट उस बंदे ने फिर भी मुझे रेफर कर दिया था। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे कॉल भी आ गई थी, उसके उसके लिए भी कॉल आ गई थी। सो दैट वाज हाउ आई गॉट द कॉल। बट उसमें भी फिर प्रॉपर एक ऑनलाइन टेस्ट था, हैकर रैंक पे एक ऑनलाइन टेस्ट था, 3 क्वेश्चंस थे। आई सॉल्व्ड ऑल 3। और उसके बाद देर वर 4-5 राउंड्स, जिसमें से पहले 2 राउंड्स डीएसए के राउंड्स थे। आई वुड से लीड कोड ईजी, मतलब हीप हीप के प्रॉब्लम्स थे, सिंपल सिंपल। और तीसरा राउंड अच्छा था। तीसरा राउंड वाज अ डिज़ाइन राउंड। जनरली फ्रेशर रोल्स पे डिज़ाइन राउंड नहीं पूछते हैं, बट क्योंकि मेरी पोजीशन ही 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाली थी, तो उस टाइम मुझसे डिज़ाइन राउंड पूछ लिया था। तो आई वाज आस्क्ड टू डिज़ाइन टॉप के ट्रेंडिंग ट्वीट्स टाइप का प्रॉब्लम। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है अगर तुमने सिस्टम डिज़ाइन की प्रिपरेशन कर रखी है तो। सो इट वाज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। आई वाज एबल टू गिव मोस्ट ऑफ द थिंग्स एट द आंसर। उसमें डीबी डिज़ाइन कैसा होगा, एपीआई डिज़ाइनिंग कैसे होगी, इसके ऊपर भी डिस्कशंस हुए थे। कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी बात करी थी, एंड मोस्टली बैक एंड इंफ्रा के अराउंड ही चीज़ें थी। उसके बाद एक प्रोजेक्ट राउंड था, जिसमें सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि मैंने क्या प्रोजेक्ट करे हैं, किस प्रोजेक्ट पे क्या चीज़ करी है। और उस प्रोजेक्ट डिस्कशन में उन्होंने थोड़े बहुत नेटवर्किंग और डीबीएमएस के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे, कि मतलब इस प्रोजेक्ट में ये वाला इंटरेक्शन कैसे हो रहा होगा, तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो नेटवर्क कैपेबिलिटीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड फाइनल राउंड एक एच लाइक हायरिंग मैनेजर प्लस कल्चर फिट राउंड टाइप था। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे राउंड एक ही दिन में हुए थे। तो और मतलब ओवरऑल राउंड की डिफिकल्टी आई वुड से इजी मीडियम टाइप थी। जो कि मतलब अगर हम लीड कोड पे देखोगे तो भी वहाँ पे भी सिमिलर डिफिकल्टीज दिखेंगी। सो इट वाज अ रिलेटिवली इजी राउंड। आई वुड से डीएसए भी सिंपल सिंपल ही था। सो दिस वाज द होल प्रोसेस, एंड लाइक 2 वीक्स के बाद, रिव्यू के बाद, आई वाज दे एक्सटेंडेड मी द ऑफर। बट ऑफर जो उन्होंने एक्सटेंड किया था वो फ्रेशर रोल का ही किया था, भले ही इंटरव्यू उन्होंने कैसे भी लिया हो। एंड या दैट्स मेनली इट। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं था। ओके, ओके, साउंड्स ग्रेट। तो मैंने लिंक्डइन के कल्चर के बारे में बहुत सुना है एंड आई पर्सनली नो समवन हु हैज प्रीवियसली वर्कड एट लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में काम करने का आपका एक्सपीरियंस क्या रहता था एंड क्या-क्या पर्क्स होते हैं लिंक्डइन में काम करने के? मतलब पर्क्स तो काफ़ी क्रेजी क्रेजी होते थे। जैसे हर साल जैसे? हर साल ईयर के एंड में
1 वीक ऑफ होता था, लिंक्डइन प्रॉपर शटडाउन पे रहती थी। और कभी-कभी किसी-किसी ईयर में मिड ईयर में भी एक शटडाउन होता था, तो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती थी। इसके अलावा लिंक्डइन में अपने-अपने बहुत सारे तरीके से रिकॉग्निशन ब्राउनी पॉइंट्स होते थे, जिसका यूज़ करके तुम कोई चीज़ें खरीद वगैरह सकते हो। दिवाली वगैरह पे दे यूज्ड टू सेंड नाइस गिफ्ट्स। उसके अलावा दे दे हैड अ लॉट ऑफ नाइस इंश्योरेंस पॉलिसीज़। कुछ मतलब बेबीज़ वगैरह से रिलेटेड भी कुछ तो पॉलिसी होती थी कि इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर गोइंग टू हैव सम बेबी, या तुम कोई बेबी अडॉप्ट करना चाहते हो, उस पे भी लिंक्डइन कुछ तो पैसे देती थी। दे यूज्ड टू गिव लाइक वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स एंड एवरीथिंग। फ्री फूड होता था, ऑल्दो मैं कभी ऑफ़िस नहीं गया क्योंकि तब कोविड में ऑफ़िस खुले ही नहीं थे, बट अकॉर्डिंग टू द पर्क्स फ्री फूड होता था। यू गेट माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक्स, तो दैट वाज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट क्योंकि लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर रखा था। इट वाज़ अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सो यू गेट माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक्स ऑल टुगेदर देयर। और बाकी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड बेनिफिट्स थे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब। बट ये जो लीव्स वाला पार्ट था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद भी मतलब जैसे कभी सिक लीव वगैरह लेनी होती थी, तो कोई पोर्टल पे जाके अप्लाई करने को नहीं कहता था। जो तुम्हारी सैलरी थी वो महीने के 22 को आ जाती थी। तो मतलब तुम 8 दिन पहले अपनी सैलरी ले लेते थे, ईयर एंड मतलब महीना एंड होने से पहले। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। सो ऐसे काफ़ी सारे पर्क्स थे, आई बिलीव दैट वाज फन। इंटरेस्टिंगली बिकॉज क्योंकि मेरा रोल 2+ ईयर एक्सपीरियंस का था जो इंटरव्यू हुआ था, एंड जब मैंने ज्वाइन किया था तो ज्वाइन बिल्कुल ही फ्रेशर की तरह किया था। सो इन 6 odd months ओनली उन्होंने रिव्यू साइकिल में दे इंक्रीज द पे ऑल्सो। तो वो भी सही चीज़ लगी थी मुझे कि दे देमसेल्फ रिकग्नाइज कि मतलब भाई तुमने किसी को जिस लेवल पे हायर किया है उस लेवल के हिसाब से अगर तुम पे नहीं दे रहे हो, सो रिवाइज इट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, एंड पीपल वर वेरी सपोर्टिव। बढ़िया लोग थे, और मतलब यू आस्क क्वेश्चंस, यू मेक मिस्टेक्स, नोबडी इज गोना स्कोल्ड यू ऑल टुगेदर, ऐसा रहता था। Yeah, wow, that tells a lot about good work culture and काफ़ी सपोर्टिव भी थे सब। एंड आपने सही कहा कि पर्क्स तो बहुत ही क्रेजी थे। तो टेक स्टैक क्या रहता था लिंक्डइन में? सो लिंक्डइन क्या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक स्टैक था। बैकएंड में दे हैड जावा, और लिंक्डइन का अपना एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, कॉल्ड एज रेस्टली। दे हैव डन सम स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन फॉर लिंक्डइन्स ओन यूज केसेस ऑन रेस्टली फ्रेमवर्क। तो रेस्टली पे काम होता था, पूरा जावा बैकएंड होता था। एंड फ्रंट एंड में दे हैड एम्बर जेएस। तो इंटरेस्टिंगली लिंक्डइन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ एम्बर जेएस। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक स्टैक था। जिस जिस सर्विसेज में मैं काम करता था वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट पे कोड नहीं था, जेएस पे कोड था फ्रंट एंड का। एंड बैक एंड जैसे कि मैंने कहा जावा वॉज देयर। कुछ कुछ लिंक्डइन स्पेसिफिक टेक स्टैक था, जैसे मतलब मैसेजिंग की उसके लिए भी यूज टू यूज काफका। लिंक्डइन में काफका यूज़ होता है बिकॉज दे मेड इट। और देर वर सम स्पेसिफिक बिल्ड टूल्स जो लिंक्डइन खुद से यूज़ करता था। बट ओवरऑल आई वुड से इट वॉज अ प्रीटी स्टैंडर्ड टेक स्टैक। ओके, थैंक्स अ लॉट। देन लिंक्डइन के बाद आपने फिर गूगल में स्विच करने का सोचा। तो लिंक्डइन के बाद जब आपने गूगल के लिए अप्लाई किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल में अपॉर्चुनिटी कैसे मिली एंड क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स थे? अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि मतलब आई गॉट अ रेफरल। मतलब पहले मैंने 2-3 लोगों से रेफरल लिया था, आई डिडंट गेट अ कॉल क्योंकि उस टाइम पे गूगल इतना एग्रेसिवली हायर नहीं करता था। देन एक इंजीनियरिंग मैनेजर ने मुझे रेफर किया था। उस इंजीनियरिंग मैनेजर के रेफरल के 2 दिन के अंदर मुझे कॉल आ गई थी कि वी आर हैप्पी टू सेट अप अ राउंड। उन्होंने बोला था कि तुम्हें कोई प्रिपरेशन टाइम वाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो, 2 महीने 1 महीने टाइप्स। मैंने कहा नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके यहाँ अवेलेबिलिटी है तो। तो उनके यहाँ अवेलेबिलिटी थी, एंड सिंपल कॉल आ गई, कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, बट एक एलिमिनेटरी राउंड था, जिसमें 45 मिनट्स टाइप का फ़ोन स्क्रीनिंग था, जिसमें बहुत ही सिंपल सा हीप टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर तुम उसको क्लियर नहीं करते हो तो तुम्हारे आगे के राउंड्स नहीं होंगे, और अगर उसको क्लियर कर लेते हो तो सारे आगे के राउंड्स होंगे, और फिर क्यूमुलेटिव रिजल्ट आएगा। तो आगे मेरे 4 और डीएसए राउंड हुए थे, जिसमें 2 राउंड्स में प्योर डीपी, 2 राउंड्स में प्योर ग्राफ पूछा गया था। जैसे और क्वेश्चंस का लेवल मीडियम मीडियम हार्ड, आई वुड से। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रिड है, तुम ग्रिड के टॉप लेफ्ट पे बैठे हो, तुम्हें बॉटम राइट पे आना है। ग्रिड के हर सेल पे तुम्हें डायरेक्शंस गिवन है, एल लिखा है तो तुम एल ही जा सकते हो, आर लिखा है तो आर ही जा सकते हो, यू लिखा है तो अप जा सकते हो, डी लिखा है तो डी जा सकते हो। तुम्हें फिगर आउट करना था ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते। और फिर इसका एक फ़ॉलो-अप था, और दोनों फ़ॉलो-अप कोड करने होते थे। फ़ॉलो-अप ये था कि अगर मान लो 1 यूनिट कॉस्ट स्पेंड करके तुम इस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, तो कितनी मिनिमम कॉस्ट में तुम बॉटम राइट पहुँच जाओगे अगर पहले नहीं पहुँच पाते थे तो। तो ऐसे हर राउंड्स में 2-2 क्वेश्चन होते थे। पहला एक मेन क्वेश्चन, उसका फिर एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन। मेरे मेरे को दोनों के कोड लिखना एक्सपेक्टेड करे गए थे, तो मैं सारे राउंड में दोनों कोड लिखता था। एंड 45 मिनट्स का राउंड होता था, जिसमें वो तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस कुछ नहीं पूछते थे, कुछ रिज्यूमे से नहीं पूछते थे। जॉइन करते ही सीधा बोलते थे कि गूगल डॉक्स का लिंक है तुम्हारे पास या भेज दूँ।
और सीधा मतलब ज्वाइन करके वहाँ पे कोड लिखना शुरू शुरू करना होता था। गूगल डॉक्स टाइप का इंटरफेस होता था, तो कोई ऐसे कोडिंग आईडी ही नहीं होती थी। इंटरेस्टिंगली कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करना होता था। तुम्हें वो मतलब इट्स इन गूगलर्स की, मतलब वो कोड देख के बता देते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। तो वो कोड देख के फिगर आउट कर लेते थे कि अच्छा ये कोड चल जाएगा नहीं चल जाएगा। और कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस यू हैड टू डिस्कस। तो ये मेजरली प्रोसेस होते थे। और 4 टेक राउंड्स के बाद एक गूगलीनेस राउंड था, वो नॉन टेक्निकल राउंड था। उसमें मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे कि तुमने कहीं कभी कोई लीडरशिप पोजीशन देखी है क्या, या फिर कभी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तुम्हारा तुम्हारे मैनेजर के साथ, तुम्हें कभी कोई डीमोरलाइज होने वाली सिचुएशन है क्या, तुम्हारी तुम्हारी कोई इंप्रूवमेंट्स है क्या तुम्हारे पास। ऐसे करके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उस राउंड को लोग गूगलीनेस राउंड कहते हैं। और जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो सिनेरियो ये होता था कि पहले तुम्हारे सारे राउंड्स के फीडबैक हायरिंग कमेटी पे जाते थे। वो हायरिंग कमेटी अगर रिव्यू करती थी, तब उसके बाद टीम मैचिंग होती थी। अब ये राउंड स्वॉप हो चुका है, पहले टीम मैचिंग होती है फिर हायरिंग कमेटी होता है। तो तो उस टाइम फिर हायरिंग कमेटी में 2 से 3 हफ्ते लगते थे। और फिर टीम मैचिंग में मतलब हायरिंग कमेटी के क्लियर होने के 2 दिन के अंदर मेरे को टीम मैच आ गया था। तो देन आई टॉक टू द मैनेजर एंड आई वाज थ्रू। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहा था हमारा। ओके, तो गूगल के टेक्निकल राउंड में तो यू आर जस्ट शॉर्ट विद डीएसए प्रॉब्लम, सिर्फ डीएसए स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, मतलब L3 L4 दोनों रोल्स के लिए प्रिपेयर डीएसए। दे डोंट आस्क एनीथिंग एल्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि इंटरनली गूगल में सारा टेक स्टैक बहुत ही डिफरेंट रहता है। तो तुम्हारे बाहर की नॉलेज से उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो गूगल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने किन प्रोडक्ट या फिर किस टेक स्टैक पे गूगल में काम किया? सो जीपे में वी यूज टू मेक आवर होल फ्रंट एंड मोबाइल ऐप फ्रंट एंड विद फ्लटर। मतलब जो ओपन सोर्स फ्लटर है उससे थोड़ी अलग फ्लटर होती थी। अ लॉट ऑफ गूगल स्पेसिफिक थिंग्स वर देयर। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में वी यूज टू यूज जीआरपीसी एंड प्रोटोकॉल बफ्स हेवीली। मतलब मोस्टली गूगल में तुम्हें जीआरपीसी और प्रोटोबफ्स दिखेंगे। बैकएंड में गूगल के अपने फ्रेमवर्क्स होते थे। सो फॉर एग्जांपल जावा में देयर इज अ इंटरनल फ्रेमवर्क कॉल्ड एज एप्स फ्रेमवर्क। वो ओपन सोर्स नहीं है बट बहुत ज़्यादा स्प्रिंग बूट जैसा ही है। तुम ऐसे कह सकते हो, एनोटेशंस बेस्ड वगैरह है। और फॉर एग्जांपल लाइक दे हैड देयर ओन लाइक, बिकॉज गूगल लॉन्च्ड कुबरनिटीज। तो कुबरनिटीज का एक इंटरनल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बॉर्ग करके। तो वो एक टेक था। डेटाबेस में भी यूज टू यूज स्पैनर, गूगल स्पैनर। तुम अभी उसको क्लाउड स्पैनर के नाम से जीसीपी में यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ नो एसक्यूएल बेस्ड, बट उसकी क्वेरीज एसक्यूएल बेस्ड होती है। सो दैट वाज समथिंग। और दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज टू यूज़। और फ्लटर में लैंग्वेज हम लोग डार्ट लिखते थे। सो दैट वाज समथिंग। आई वेंट टू दुबई सेकंड, मतलब मैं पहले दुबई एक बार ही गया था, फिर दोबारा गया था फॉर अ कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे ट्रैवल मेरा स्पॉन्सर्ड था, तो ये कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती। तो आई जनरली अप्लाई फॉर अ कपल ऑफ कॉन्फ्रेंसेज एज अ स्पीकर। अगर तुम एज अ स्पीकर सेलेक्ट हो जाते हो, देन कॉन्फ्रेंसेस के पास बजट होता है अपने स्पीकर को फ्लाई इन फ्लाई आउट कराने का। कुछ कॉन्फ्रेंसेस के पास नहीं भी होता है इंटरेस्टिंगली। जैसे मैं पाइकॉन इटली गया था, मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी। स्पॉन्सरशिप सिर्फ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाले कैटेगरी के लिए थी। तो आई पेड माई सेल्फ। एंट्रेंस मतलब जो टिकट होती है कॉन्फ्रेंस की टिकट तुम्हें फ्री में मिल जाएगी, बट ट्रैवल तुम्हारा फ्री नहीं होता। बट कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस में होता है। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू एनटीसी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। वो पूरा एंड टू एंड फ्री था, फ्लाइट स्टे एवरीथिंग वाज फ्री। दुबई में फ्लाइट स्टे एवरीथिंग वाज फ्री। तो ऐसा सिनेरियो रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसी कॉन्फ्रेंस है, कितनी रिच उन्हें स्पॉन्सर्स मिल गए हैं एंड हाउ मच दे आर एबल टू अकोमोडेट पीपल, जनरली आई वुड से एक्सपेंस योर ट्रैवल्स। बट हर बारी ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो अगर किसी को ट्रैवल करना है तो दे कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें अगर तुम स्पीकर की तरफ सेलेक्ट भी हो जाते हो तो भी तुम्हें सेपरेट ट्रैवल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो वो वाले, जब ये ऐसा सिनेरियो होता था तब तो मेरी क्लियर नहीं होती है, बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक कोटा फॉर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी पीपल, क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, डिफरेंट कैटेगरी के लोग आए। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरह के लोग हर जगह पहुंच जा रहे हैं। तो वो अपने साइड से सपोर्ट उन लोगों को एक्सटेंड कर देते हैं जिनको उसकी एक्चुअल ज़रूरत है। अगर एक्चुअली पूरी रिच ही कॉन्फ्रेंस है कि मतलब उनके पास पैसे बहुत है, बहुत स्पॉन्सर है, तो फिर वो सबका ही स्पॉन्सर कर देते हैं सब कुछ। तो डिपेंड करता है। तो मेरी कुछ स्टे मतलब कुछ ट्रैवल रहा है स्पॉन्सर्ड, कुछ ट्रैवल में मतलब अपने क्रेडिट कार्ड के बिल खुद जलाए हैं मैंने, ऐसा समझ लो। Okay, so now that we know कि you travel very frequently, so this is one of the questions that I received from my community. So how do you maintain your professional life along with your passion for travel? So आप time manage कैसे करते हो and professional आप काम कैसे manage करते हो? मुझे लगता है कि मतलब जो भी बिग टेक है उसमें इनफ लीव्स मिलती हैं तुम्हें। तो इफ़ यू अकोमोडेट दोज लीव्स वेल और सही डेट्स वगैरह पे प्लान करो, तो यू कैन ट्रैवल इजीली।
और कैरी फॉरवर्ड होती हैं लीव्स, अगर तुम्हारे पास बहुत कैरी फॉरवर्डेड लीव्स हैं तो तुम उनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर टाइम जोन का बहुत डिफरेंस नहीं है तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि तुम वहाँ जाके भी काम कर सकते दैट टोटली मेक सेंस। ठीक है, तो गूगल के बाद फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का सोचा, तो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या थे आपके? हो। सो माइक्रोसॉफ्ट में आई इंटरव्यूड फॉर SD2 रोल L61। तो उसके इंटरव्यू राउंड्स मतलब थोड़े अलग थे कि पहले एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट था, 2 क्वेश्चंस, मीडियम। मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि मीडियम क्वेश्चन होंगे कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बट 2 मीडियम क्वेश्चन थे, एक हीप का क्वेश्चन और एक ट्रीज का क्वेश्चन। उसके बाद और मतलब ट्रीज का क्वेश्चन भी ऐसे स्टैंडर्ड ट्री क्वेश्चन नहीं था, मतलब यू हैव टू मेक अ ग्राफ एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई सम ट्री एल्गोस, और ग्राफ बनाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था। तो अगर किसी ने एरेज का यूज़ करके कभी ट्राइज बनाई हैं तो उस तरीके से ग्राफ बन रहा था, तो इंटरेस्टिंग था वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद मेरे 2 DSA राउंड थे। आई वुड से इजी, लीड कोड इजी, लिंक लिस्ट के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस थे दोनों DSA राउंड्स में। फिर उसके बाद मेरा डिज़ाइन राउंड था, सिस्टम डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, जहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक इंफ्रा लेवल सर्विस डिज़ाइन करने को बोली गई थी कि लेट्स से कि तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, वो डेटाबेस शार्टेड है यूज़र आईडी के बेसिस पे, एंड देर आर अपस्ट्रीम सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर तुम्हारी सर्विस को कॉल करेंगी, और तुम्हारी सर्विस को कॉल करने के बाद शार्टेड डेटाबेस में से तुम्हें एक शार्ड का स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ सकता है। और जो शार्ड हुआ हुआ है डेटाबेस, वो यूज़र आईडी के बेसिस पे शार्ड हुआ है, तो अपस्ट्रीम सर्विसेज तुम्हें यूज़र आईडी देंगी, और फिर उस यूज़र आईडी के बेसिस पे कौन सा शार्ड है तुम्हें वो रिटर्न करना है। और ये सर्विस तुम्हें हाईली मेंटेनेबल और हाईली अवेलेबल, हाईली कंसिस्टेंट बनानी थी। तो इसके ऊपर मेरा 1.5 आवर के आसपास डिस्कशन चला था। इंटरेस्टिंगली मतलब मेरे को बीच में 10 मिनट का ब्रेक दे दिया था उन्होंने कि अब 10 मिनट का ब्रेक है, आप ब्रेक लो, पानी वानी पी के आओ, फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं। तो 1 hour 15-20 मिनट्स टाइप चला था मेरा इंटरव्यू। दिस वॉज अनदर टेक्निकल राउंड। और फिर इसके बाद एक हायरिंग मैनेजर टाइप राउंड था, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉन टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड एज फार एज रिमेंबर दैट वाज इट, दैट वाज मोस्ट ऑफ द सेट ऑफ राउंड्स। ओके, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट में अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ, अभी तक तो मज़ा आ रहा है, मतलब को पायलट काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर देता है। तो आई रियली लाइक कि काफ़ी ज़्यादा AI वगैरह इंटीग्रेटेड है, एंड माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं लगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक ही हैं। तो कुछ कुछ टूल्स ओपन सोर्स टूल्स वगैरह हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब थिंग्स आर मोर रेलिवेंट आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो। जैसे गूगल में ऐसा था कि मोस्टली टूल्स वर गूगल इंटरनल, तो वो गूगल, उसकी नॉलेज गूगल में के अंदर बहुत बढ़िया है, बट उस स्पेसिफिक टेक स्टैक की नॉलेज शायद बाहर उतनी बढ़िया ना रहे। बट माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा फील नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स वगैरह यूज़ होता है, एंड टीम इज़ वेरी नाइस, अगेन कल्चर कमिंग फ्रॉम लिंक्डइन, काफ़ी सेम सिमिलर कल्चर फील होता है। एंड अभी काफ़ी अर्ली स्टेज है, आई बिलीव अभी मुझे 3-4 महीने हुए हैं, तो स्टिल अ लॉट टू सी है। तो लेट्स सी कैसा रहता है आगे चल के। ठीक है, तो आपने बहुत सारे कंपनीज में काम किया है, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन तीनों जो कंपनीज में आपने काम किया है ये टेक जायंट्स में काउंट होती है। तो टेक जायंट्स में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत ही शॉर्ट में क्या आप बता सकते हो? आई वुड से टेक जायंट में काम करने का एक्सपीरियंस ये है कि वी हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मुझे बढ़िया लगता है कि वी डू राइट डॉक्यूमेंटेशन, क्लीन कोड पे ज़्यादा फोकस होता है, तो वी डू अ लॉट ऑफ क्लीन कोड प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ आई बिलीव थोड़ा कोलैबोरेटिव एंड पीपल कल्चर बढ़िया होता है। तो ये चीज़ मुझे लगी है, एंड पीपल केयर अबाउट योर वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब कोई तुम्हें सैटरडे रात को जनरली पिंग नहीं कर रहा होता। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट वर्किंग एट बिग टेक। ओके, ठीक है, अब जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ वो थोड़े मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो कि मेरे कम्युनिटी वाले लोगों ने पूछा है, क्योंकि मैंने उनके साथ शेयर किया था कि ये एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था पॉडकास्ट में। तो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम देम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे एंड हाउ यू पिक अप प्रोजेक्ट्स? मतलब मैंने जब अभी माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया था, उस टाइम पे मेरे रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट, एक सिंपल ब्लॉग ऐप थी, एक प्रोजेक्ट था जिसमें काइंड ऑफ लाइक एक इंटरव्यू टेकिंग प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेटिव इंटरव्यू टेकिंग प्लेटफॉर्म, कि आप यहाँ से एक साइट पे कोड लिख रहे हो, दूसरे साइट पे कोड विजिबल है, वीडियो कॉल हो सकती है और चैट हो सकती है। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने अपने कुछ कोहर्ट्स में ऐड करे हुए थे, जैसे एक माइक्रो सर्विसेज बेस्ड कोड सबमिशन प्लेटफॉर्म लाइक कोड फोर्सेस, वो ऐड करा हुआ था। इसके अलावा एक ऊबर ऊबर क्लोन प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ था, वो भी मैं अपने कोहर्ट में पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड किया हुआ है बेस्ड ऑन स्प्रिंग बूट। तो उसमें वी हैंडल की है कैसे जियो लोकेशन बेस्ड डेटा
तुम हैंडल कर सकते हो, नियरेस्ट ड्राइवर्स कैसे फिगर आउट कर सकते हो, प्राइसिंग कैसे फिगर आउट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर। बट आई बिलीव कि मतलब SD2 टाइप के रोल्स पे आने के बाद तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट से ज़्यादा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट दीज आर द प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नाउ इन माय रिज्यूमे, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता Okay, thanks for sharing that. Next question है, how did you groom your coding skills? है। आई वुड से आई केप्ट माई सेल्फ रेगुलर इनफ। मतलब मैं कॉलेज के बाद भी लीड कोड वगैरह से टच में रहता हूँ। मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि 3 साल हो गए हैं कॉलेज छोड़े हुए तो अब मेरे से लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं हो रही। आई कीप माई DSA स्किल्स ब्रश्ड अप वेरी फ्रिक्वेंटली। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ब्रश अप करता रहता हूँ उसको। और मैं मतलब क्यों, बिकॉज आई समटाइम्स टीच ऑल्सो, तो आई ट्राई टू टेक मोर इंजीनियरिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, कि ऐसे प्रोजेक्ट पिक करो जो मैंने पहले कभी नहीं बनाए हुए, और फिर उसके उसके प्रॉब्लम्स फिगर आउट करो, डिज़ाइन फिगर आउट करो। एंड ऑफिस में भी वी ट्राई टू मेक श्योर कि वी वर्क ऑन दोज काइंड ऑफ फीचर्स जहाँ पे अपनी लर्निंग भी कुछ हो रही हो। अगर लर्निंग स्टैगनेंट हो रही है तो उस फीचर को हम लोग पास ऑन कर देते हैं किसी और को, एंड वी ट्राई टू पिक अप समथिंग न्यू। ये कुछ चीज़ें मैं करता हूँ अपने एंड पे टू कीप माई सेल्फ ब्रश्ड अप विद द कोडिंग स्किल्स। Okay. Moving forward to the third question. So, how can someone who is not very experienced in coding and not very good at coding can get into tech giants or top tech companies? आई वुड से अगर टेक जायंट्स जैसे मतलब फैंग या फिनटेक जायंट्स में जाना है तो DSA शुड बी वन ऑफ द की स्किल्स दैट यू नीड टू हैव। मतलब देखो वो वाला, मैं उस वाले सवाल पे ज़्यादा बिलीव नहीं, मतलब उस वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता कि कोडिंग नहीं आती है तो कैसे लगेगी जॉब। कोडिंग नहीं आती तो फिर कोडिंग सीखो भाई। मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है, देर इज़ नो शॉर्टर वे, देर इज़ नो शॉर्टकट। DSA वगैरह तुम्हें करना पड़ेगा, एंड लाइक ट्राई टू मेक श्योर दैट यू मेक सम मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट करके सेम टू सेम प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज ने 20 प्रोजेक्ट हैं वही पूरे कॉलेज में सर्कुलेट हो रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो योर स्टफ। मतलब ट्राई टू बी अ बेटर इंजीनियर। इंजीनियर इज समबडी जो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाए और सॉल्व प्रॉब्लम से कुछ बिल्ड कर पाए। अगर तुम्हारे में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, यू विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग एंड टू एंड। तो आई बिलीव दीज आर समथिंग दैट यू शुड डू। और मतलब भाई कोडिंग नहीं आती तो सीखो भाई। मतलब देर आर इनफ रिसोर्सेज ना हो, तो कोई ऐसे बहाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं। Okay. ठीक है, तो किसी ने पूछा है कि अगर अभी उसको कोई टेक स्टैक पिक करके स्टार्ट करना है कोडिंग, तो विच टेक स्टैक शुड दे पिक? सो व्हाट विल बी योर सजेशन? आई बिलीव कि अगर कॉलेज के बिल्कुल ही तुम स्टार्टिंग वार्टिंग में हो, बिल्कुल ही शुरू शुरू में अभी स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें, तो तुम C++ या जावा टाइप में से कुछ पिक कर सकते हो और एकदम कोर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना। क्योंकि तुम्हारे पास इनफ टाइम है। तुम कंप्यूटर साइंस को अच्छे से समझो, कंप्यूटर को अच्छे से समझो, लैंग्वेजेस को अच्छे से समझो, मेमोरी को समझो। मतलब कि काफ़ी कुछ तो मेमोरी में ही सीखने के लिए होता है। उन सारी चीज़ों को समझो, और इसके लिए सबसे बढ़िया लैंग्वेज आई बिलीव C++ है, सेकंड ऑप्शन जावा है। अगर तुम बिल्कुल ही लास्ट ईयर में हो या कॉलेज पास आउट हो और थोड़ा सा पेस अप करके यू हैव टू पेनेट्रेट इनटू द टेक, तो पाइथन या JS बेस्ड टेक स्टैक्स तुम ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज पे ऑनबोर्ड होने का फ्रिक्शन बहुत कम है। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। Okay, so next question is how can someone sustain in changing world? Again a very good question क्योंकि टेक में तो हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है. So what will be your suggestion or your approach to stay updated in tech? आई बिलीव कि मतलब अपने काम के साथ थोड़े कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहा करो। मतलब एक छोटी सी सिंपल ब्लॉग ऐप भी अगर तुम अपनी खुद की मेंटेन कर रहे हो, दैट ऑल्सो गिव्स यू इनफ एक्सपोजर। और मतलब टेक में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट उसका एक फैक्टर ये भी तो है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आउटडेट भी हो जाती हैं। तो तुम्हें हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हो सकता है तुम कुछ पढ़ो वो अगले साल इरेलीवेंट हो जाए। तो हर चीज़ के ऊपर भी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड से मेक श्योर कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे रेगुलर डे टू डे जॉब में भी काम आ रहा है। और अगर ऐसा है तो जस्ट ट्राई टू मेंटेन सम पैरेलल पर्सनल प्रोजेक्ट्स। एक मैं रिकमेंडेशन सब लोगों को दूंगा कि अपना DSA से टच लूज मत किया करो, बिकॉज वी आर इनटू मतलब वर्ल्ड जहाँ पे रिसेशन आ चुका है, एंड लाइक ले ऑफ्स एंड एवरीथिंग इज प्रीटी कॉमन। तो तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि तुमने 2-3 साल तक काम किया था लेकिन अब तुम्हारा किसी भी रीज़न की वजह से ले ऑफ हुआ एंड यू हैव टू रीस्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और रीस्टार्ट बिल्कुल लिंक लिस्ट में नोट बनाने से करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रीस्टार्ट भी हो रहा है तो लीड कोड मीडियम से रीस्टार्ट करो। तो अपने DSA के स्किल्स को रेगुलरली ब्रश अप करते रहा करो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि जो शाइनी न्यू टेक आ रहा है उससे कंटेक्स्ट रखना। थोड़े बहुत डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहा करो अगर तुम सीनियर इंजीनियरिंग में हो। लो लेवल डिज़ाइन, डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह, थोड़े इंजीनियरिंग आर्टिकल्स पढ़ो, ऊबर के, इंस्टाग्राम के, नेटफ्लिक्स के इंजीनियरिंग आर्टिकल्स आते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया। रीड देम, अंडरस्टैंड द केस स्टडीज, एंड आई बिलीव दिस शुड बी गुड। Okay, thanks a lot for answering that. One last question before we move ahead to the rapid fire round. So last question community से जो मैंने पिक किया है वो ये है, how can someone get your guidance? आई वुड से गाइडेंस के लिए लाइक देर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स जहाँ पे पीपल कैन रीच आउट। वी ऑल्सो रन समथिंग कॉल्ड एज एल्गो कैंप, जहाँ पे वी हैव सम कोहर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो if you want to get some interesting projects
you want to learn something new, crazy tech altogether, we do teach that there as well. And we have a Discord community where people can actually reach out to me and other folks from AlgoCamp. So that's one thing. Otherwise, social media channels are there. You can tag me in any one of your posts, and probably I'll see that. But yeah, AlgoCamp has been something that I'm really proud of, and yeah, you can definitely check that out and reach out to us. Okay, I'll provide all the links in the description of this video. Let's move ahead to the rapid fire round. Okay, Sanket, so here's the first question of rapid fire. 5 सालों में 5 बढ़िया कंपनीज में आपको काम करने का मौका मिला है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन, इंटरव्यू बिट एंड इसरो. तो sort these on the scale of 1 to 5 based on difficulty levels of clearing the interviews. I would say टॉप पे गूगल, उसके बाद इंटरव्यू बेट, Most difficult. गूगल मोस्ट डिफिकल्ट मेरे टाइम पे एटलीस्ट था, फिर इंटरव्यू बेट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि सीनियर रोल था, देन लिंक्डइन, देन इसरो. Okay. Next question is, can you share 3 tips for maintaining productivity? Keep your desk clean, get a mechanical keyboard, get a good headphone. That's interesting. Then 3 things that keep you motivated while you are working at Tech Giants and also creating content parallelly. Uh, Three things that keep me motivated while working at Tech Giant is the pay, the flexibility to work from anywhere, and people at these places. And for creating content, I believe three things that keep me motivated is, for example, the appreciation that people give in case they are benefited from that, interaction with students and people, and third thing is the community of this content creation part also. Like, I have a really good friends including Striver, Gaurav, Kirti and all, so I try to stay in touch with them and keep learning from them as well. So this is also a nice part to be here. Okay. Then because you do a lot of coding, so if you were a programming language, which one would you be and why? If I was a programming language, I would be Ruby. I'm not sure if you have worked with Ruby or not. Ruby is simple to get started with, so I generally feel like कि कोई भी काम मुझे दो तो I generally get started with it easily. Ruby has some really nice and shiny looking syntax. मतलब for loop के लिए मतलब normally ऐसे for नहीं लिखना पड़ता. There is different type of loops, बहुत सारे different तरह के loops हैं. That shows कि मतलब I also try to make sure कि कोई भी work है तो I get multiple different approaches altogether, and it's easy to understand. I also make sure कि जो code मैं लिख रहा हूँ that's easy to understand, and whatever I explain I try to make sure that it's easy to understand as well. So I would be Ruby. So one last question, that is not a rapid fire but an advice. Would you like to give an advice to the aspiring developers? Again, as I said earlier, like, try to be a better engineer, don't try to be a lead coder. मतलब लोगों को इंटरव्यू क्रैक करनी नहीं चाहिए. Try to make sure that you are able to solve problems and build something out of it also. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लीड कोड पे 500 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें AWS पे एक ऑटो स्केल करने के लिए एक सर्वर दूं तो मुझसे वो नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई बिलीव वन शुड डू. बाकी लोगों को ऑलरेडी पता है कि 300-400 क्वेश्चन लोग कर लें, प्रोजेक्ट बना लें, वो सब तुम्हें पता है. बट ट्राई टू बी अ बेटर इंजीनियर. कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, DSA की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो देखो कि क्या उसमें कोई एंच पर्सपेक्टिव है. LRU LFU क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन लीड कोड पे हैं, तो जब तुम्हें दिख रहा है कि LRU कैश, LFU कैश है, तो पढ़ भी लो कि कैश क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं. ट्राई टू बी अ बेटर इंजीनियर डे बाय डे. This should definitely take you long in the career. Okay, thanks a lot Sanket for sharing all these with us and आपके एक्सपीरियंस से एटलीस्ट मुझे और बाकी आई एम श्योर बाकी मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. Absolutely, have had a great time discussing these with you, Shumbul. Would love to meet you on Teams. So see you there. Yeah, and I'll provide all the social media links and all the resources that Sanket mentioned in the description of this video. And this is it for this video. I'll see you in the next one. Bye bye.